हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो खास करके जो है उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है। बात अगर उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा की ही ना की जाए, अगर बात आगामी परीक्षा जैसे आपकी लेखपाल की हो या सुपर टेट एग्जाम हो, यदि भविष्य में इस तरीके की जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी दोस्तों, ये इसके अंतर्गत जो पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जो स्पेशल वीडियो है यह पुलिस के लिए तो खास है ही, लेकिन आगामी अन्य जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए गए हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज करके आप हमारे चैनल को कृपया करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये काफी यूनिक एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला वो दुनिया का कौन सा देश है, यानी जो है सर्वप्रथम जो है विश्व के अंदर वो कौन सा देश है, यानी विश्व में जो सबसे पहले जीएसटी लागू करता है। तो जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला जो देश है वो आपका फ्रांस है। फ्रांस में जो है 1965 से ही जो है जीएसटी लागू थी। अब इसके बाद बात हम लोग करते हैं कि जो है भारत में जीएसटी कब लागू की गई। तो आपको पता है यह क्वेश्चन बार बार यह पूछा जाता है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो। तो भारत में जो जीएसटी लागू होती है वो 1 जुलाई सन 2017 को लागू होती है। 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू मानी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में जो है, अब यह भी क्वेश्चन अब कई बार पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सर्वप्रथम जो है जीएसटी को लागू किया गया। तो सबसे पहले भारत में जीएसटी को जो लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका असम राज्य था। असम ने जो है सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया। अब बात करते हैं जो भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को कहां से लिया गया। अब जब 1 जुलाई सन 2017 को जब जीएसटी हमारे देश में लागू होती है तो भारत के अंदर जो जीएसटी लागू की गई है उसका जो मॉडल है वो दोहरे मॉडल पे आधारित है। अब दोहरे मॉडल से क्या है, मतलब भारत में जो जीएसटी लागू है वो आपकी एक जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है जीएसटी लागू होती है, एक राज्य सरकार द्वारा, यानी एक जीएसटी का नाम होता है सीजीएसटी और एक यस जीएसटी है। तो ये जो दोहरा मॉडल है यह मॉडल किस देश से लिया गया, तो इस तरीके का जो मॉडल है वो आपका कनाडा में है। यानी हमारे भारत देश में जो दोहरी जो है एक तरीके से जो दोहरा मॉडल जो लेकर के भारत के अंदर जीएसटी लागू की गई वो कनाडा से ली गई। कनाडा में ठीक इसी तरीके से जीएसटी वहां भी लागू है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को कहां से लिया गया। यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में, कनाडा से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो जीएसटी है वह एकीकृत कर है, यानी एकीकृत टैक्स है। यानी कहने का मतलब जीएसटी जो है वो जो है किस अवधारणा पे आधारित है, तो वह वन नेशन और वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र और एक टैक्स, यानी वन नेशन एवं वन टैक्स पे जो है आपकी जो जीएसटी की अवधारणा जो भारत में लागू की है वो जीएसटी की अवधारणा इसी जो है पर लागू है, यानी वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं कि भारत में जीएसटी के जो दोहरे मॉडल को अपनाया गया है। तो भारत के अंदर एक चीज ध्यान देना है कि भारत में जो जीएसटी लागू की गई है वह दोहरे मॉडल पे आधारित है, यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार जीएसटी लागू करेगी वो सीजीएसटी होगी, जो राज्य सरकार लागू करेगी वो जीएसटी होगी। तो ये रहा जो है। और एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा गया है कि भारत के अंदर जो है जो जीएसटी है वह किस सूची में इस विषय को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्त, कहने का मतलब इस पे जो है कानून बनाने का काम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। यानी जो जीएसटी का विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये चीज आपको अच्छे से तैयार हो गया। तो इनमें से बार बार जो है ये जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे 5-6 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस आपसे किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे ही गए हैं बार बार। अब बात करते हैं विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व शांति दिवस है वो 21 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को।
अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा में जो 2000 की नोट होती है उसका आकार क्या होता है, उसके साइज के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जो 2000 रुपए की नोट होती है ना, उसकी जो साइज होती है वो 66 mm चौड़ी होती है, यानी 66 mm से आशय है कि 6.6 सेंटीमीटर, या जो है 66 मिलीमीटर, और गुणे जो है 166 मिलीमीटर, यानी 166 मिलीमीटर लंबी होती है और 66 मिलीमीटर चौड़ी, यानी 66 मिलीमीटर गुणे 166 मिलीमीटर के आकार में होती है। और इस नोट के जो पीछे की ओर होता है, यानी इस नोट में जो पीछे की ओर मंगलयान का, यानी यह भी आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में कि आखिरकार 2000 की नोट के ऊपर किसका चित्र बना है, तो वो मंगलयान का जो है तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब आया है क्वेश्चन कि चकबंदी से क्या आशय है। देखिए चकबंदी से आशय होता है कि छोटे छोटे चक जो होते हैं, जो खेत होते हैं, उनको एक जगह कलेक्ट करने की प्रक्रिया होती है। तो चकबंदी से क्या आशय है, वो होता है भूमि का एकीकरण। जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े एक ही व्यक्ति के नाम से कई जमीन कई खंडों में बटी हुई कई स्थानों पे है, तो उसे एक स्थान पे लाया जाता है। कहने का मतलब भूमि का एकीकरण से आशय है। आपसे पूछा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वो आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब बात करते हैं यूपी का वो कौन सा जिला है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी का कौन सा जिला है जो राज्य की जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी होती है उसमें सर्वाधिक योगदान देता है। यानी उत्तर प्रदेश का वो आपका कौन सा जिला है जो राज्य स्तरीय जीडीपी होती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान देता है, तो वो आपका जो है नोएडा जिला है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा यानी नोएडा जिला एक ऐसा जिला है जो आपका राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। अब बात करते हैं 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में, देखिए सन 2020-21 में जो है सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह पूरे भारत की जो है दूसरी जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए सकल घरेलू उत्पाद के मामले में तो वो आपका महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र के बाद अगर बारी आती है तो आपके उत्तर प्रदेश की आती है जो दूसरी बड़ी जो है देश की अर्थव्यवस्था आपकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा, यह पुलिस परीक्षा में पूछा गया है कि भारत एवं चीन के बीच की जो प्रभावी सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो उस सीमा रेखा का नाम होता है मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा जो है कब आपके देश में खींची गई, ये ब्रिटिश जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था यानी सन 1954 में मैकमोहन रेखा खींची गई। यानी देखा जाए तो ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश राज्य और तिब्बत के बीच जो है खींची गई और यह जो है शिमला समझौता के तहत ये रेखा खींची गई। तो मैकमोहन लाइन के द्वारा जो है भारत एवं चीन को अलग करने वाली एक तरह से सीमा रेखा, एक काल्पनिक रेखा थी जो 1914 में आपकी जो है ये जो है प्रभावी हुई थी। अब जैसे बात की जाए भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा उस समय थी उसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये रहा जो है यहाँ से। अब देखिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना। तो भारत के अंदर देखिए मानव अधिकार संरक्षण जो दिवस था वो सन 1993 में बनता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मानव संरक्षण अधिनियम कानून यानी कब बना, सन 1993 में बनता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार जो दिवस होता है, मानव अधिकार दिवस, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वो कौन सा कानून है, वो कौन सा जो है मौलिक अधिकार के तहत कानून बनाया गया है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है किसी भी कल कारखाने में या जोखिम भरे काम में या रोजगार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि अगर बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है, 14 वर्ष का है, तो उसे रोजगार में आप नहीं लगा सकते, जोखिम
जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। तो आपको जानते हैं कि वो मौलिक अधिकार का कौन सा राइट है, तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है और वह अनुच्छेद 24 है। तो बात अगर अनुच्छेद की होगी तो वो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 24 है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है रोजगार के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। और वह किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आपको पता है कि आपके पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, जिसे अब जो है केवल कानूनी अधिकार मिला है, उसे विधिक अधिकार मिला है, अब वह नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया मौलिक अधिकार से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया जाता है। अब देखिए, तो ये अनुच्छेद 24 की बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो पहले तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन भारत में कब किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो गठन होता है वह सन 1998 में होता है। सन 1998 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन होता है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है वह आपके देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और उसका जो सचिव होता है वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहलाता है। यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसका जो सचिव होता है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको पता है वो सचिव कौन है, आपके अजीत डोभाल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में भारत के हैं, यानी भारत सरकार के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग महिला घरेलू हिंसा अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला घरेलू हिंसा जो अधिनियम है या घरेलू हिंसा अधिनियम भारत में कब बना। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो भारत में सन 2005 में बनता है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता, बस यही पूछता है कब बना। और दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि ये जो है लागू कब से होता है, तो 26 अक्टूबर सन 2005 से यह जो है लागू माना जाता है। लेकिन यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 बना है यह किस राज्य में लागू नहीं होता, तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों में जो है घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 लागू है 26 अक्टूबर सन 2005 से। अब J&K को छोड़ के कभी कभी जैसे पूछ देता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो बना है सन 2005 इसमें कितने भाग हैं, तो जो भागों की संख्या है वो 5। जैसे अध्याय कितने हैं, अध्याय का मतलब भाग, तो उसकी संख्या कितनी है 5। और आपसे बात करेगा कि यदि जो है उसकी कितनी धाराएं हैं, तो 37 धाराएं हैं, 5 भाग है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज पूछी जाती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, देखिए इंटरनेशनल लेवल का है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा अधिनियम बना, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा अधिनियम हर वर्ष जो है मनाया जाता है। आपका ये डेट है 25 नवंबर। और इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा सन 1991 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा होती है कि 25 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन आगे वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस समुदाय को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए पहली बात तो ये जानना है कि भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना। तो भारत में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1992 में, तो ध्यान देना भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 की धारा 2C के तहत, यानी धारा 2C के तहत 1992 में जो है 5 जो है भारत के जो है 5 समुदायों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा अब तक दिया जा चुका है। वो कौन अल्पसंख्यक समुदाय है, तो पहले देखिए आपको पता है मुस्लिम, सिख, ईसाई
पारसी और जैन। सबसे लास्ट में जैन को भी जो है जैन धर्म वालों को भी लास्ट में जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से भारत में 5 ऐसे धर्मावलंबी हैं या 5 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अब कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि निम्न में कौन जो है अल्पसंख्यक समुदाय है और भारत में कौन निम्न में अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, जिले, यह पुलिस परीक्षा में पूछा गया है कि जिला का सामान्य प्रशासक प्रमुख कौन होता है। तो जो जिले का सामान्य जो प्रशासक प्रमुख होता है वह जिले का जिला अधिकारी होता है, यानी जो जिले का डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वही उस पूरे जिले का सामान्य प्रशासक माना जाता है। ठीक है। अब आगे है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। वैसे भारतीय संविधान में बहुत सारी समितियां हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बना रखी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूनिक है कि भारतीय संविधान में, या यूं कहना है कि भारत की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी व्यवस्था है, यानी राज्य के अंदर जो है जो विधानमंडल यानी द्विसदनी व्यवस्था है, यानी एक विधानमंडल है और एक विधान परिषद है। तो भारत के अंदर वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी व्यवस्था है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार राज्य है, फिर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका आंध्र प्रदेश है और उसका अलग हुआ राज्य तेलंगाना, वहां पर भी द्विसदनी व्यवस्था है, और उसके बाद आपका कर्नाटक राज्य है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं। अगर संख्या में पूछेगा तो 6, अगर निम्न में कौन है कौन नहीं है, बहुत सारे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और ध्यान में रखना है कर्नाटक राज्य है। ऐसा नहीं कि आप तमिलनाडु को टिक कर दें, वो गलत हो जाएगा। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है द्विसदनी व्यवस्था है राज्य के अंदर, यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो 2 भागों में बटा है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। जैसे यूपी में जो है दोनों द्विसदनी व्यवस्था है। ओके। अब अगला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है। वो कौन सा आपका स्थान है या कौन सा वो प्लेस है या कौन सा जिला है जिसे भारत का सिराज बोला जाता है। तो जो भारत का सिराज है वो जौनपुर शहर को बोला जाता है। जो जौनपुर है ना वो भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि यूपी के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, यानी वो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का ग्रास बोला जाता है। तो पूर्व के ग्रास के नाम से जो जाना जाता है वो कन्नौज को जाना जाता था प्राचीन काल में। ये बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि जो कन्नौज है इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी इत्र नगरी कौन है भाई वर्तमान उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा जिला है जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कन्नौज है। वर्तमान में इत्र नगरी कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उसे पूर्व का ग्रास बोला जाता था, पूर्व का ग्रास। अब आगे बढ़ते हैं, किस पड़ोसी देश को, यानी वो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, यानी वो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जो भारत का पड़ोसी मुल्क जाना जाता है वो सबसे छोटा देश आपका भूटान है। भूटान अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, वो भूटान है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो देखिए शिमला समझौता जब 1971 में भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है 1971 में, तो वही जो है शिमला समझौता के द्वारा दोनों देशों के बीच जो है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो वो 2 जुलाई सन 1972 को, तो शिमला समझौता कब होता है, सन 1972 में होता है, यानी 2 जुलाई सन 1972। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शिमला समझौता किया जाता है और युद्ध विराम की घोषणा होती है। आगे देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह जो हैं वो नारायण मूर्ति को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, देखिए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो आपका बारहसिंघा है।
उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत के अंदर जो है क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। पहले स्थान पे आपका जो है राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और बना भी है, पुलिस में पूछा भी गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो उस नृत्य का क्या नाम है? कथक। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यह भी आपसे पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। और यह भी पूछा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? देखिए, संभाग से आशय मंडल से होता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की जो संख्या है वो आपकी वो वर्तमान में 18 है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक लास्ट में है मैत्री एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जो देखिए मैत्री एक्सप्रेस है यह एक रेलगाड़ी है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है सन 2008 से जो है 14 अप्रैल सन 2008 से इस मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। तो मैत्री एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जो भी आपके जो है करीब 30-35 क्वेश्चन से प्लस ही क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर पाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक देना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि दोस्तों आपने इस वीडियो को ज़्यादा लाइक दिया और ज़्यादा शेयर किया तो दोस्तों मैं इस तरीके की उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा से संबंधित जो भी आगामी वीडियो होगी ये मेरी सीरीज जो है आप लोगों के बीच जो है क्रमवार चलती रहेगी। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।